नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज बातचीत करूंगा गणित की प्रकृति पर। गणित हमारे जीवन का दैनिक भाग है और रोजाना की गतिविधियों में इतना उपयोग होता है कि हम इसे अलग कर ही नहीं सकते। और जब अलग नहीं कर सकते तो समझना तो जरूरी है, लेकिन ये जानना कि गणित है क्या बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, सबने गणित पढ़ा है, पढ़ाते हैं, बच्चों तक पहुंचते हैं, लेकिन गणित तो बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है। कुछ कारण तो होगा, उन्हीं कारणों पर बातचीत करते हैं और कुछ ऐसी बातचीत भी करेंगे कि गणित की अगर ऐसी कुछ प्रकृति है जो इसे कठिन बनाती है, तो ऐसा बहुत कुछ भी होगा जो इसे आसान बनाता है। गणित को अगर देखा जाए, जैसा मैंने कहा था, हमारे दैनिक जीवन में गणित होता है। और जब दैनिक जीवन में गणित है तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि गणित हम जब सीखते हैं तो हमारे सीखने का एक प्रमुख अंग भी बन जाता है। और जब अंग बन जाता है और रोज़ाना के जीवन में होता है तो सीखना आसान ही होना चाहिए। गणित को ये समझा जाता है कि ये एक अमूर्त सब्जेक्ट है, विषय है। अमूर्त का मायने हुए कि हम बहुत सारी चीज़ें स्थूल वस्तुओं से नहीं दर्शा सकते, दिखता जरूर है। हम अगर गिनती वाली संख्याओं की बात करें तो ज़रा देखें, हम उंगलियों से बता सकते हैं, हम चीज़ें गिनकर दिखा सकते हैं, हम बहुत सारी और हमारे दैनिक जीवन में लगभग उपयोग में आने वाली सभी चीज़ों के साथ गणित और संख्याओं को जोड़ सकते हैं। संख्याओं पर होने वाली प्रक्रियाओं को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा उदाहरण यदि आप देखें, संख्या क्या है? संख्या 4 की अगर मैं बात करूं तो संख्या 4 है क्या ये 4 है? नहीं, ये तो 4 उंगलियां हैं। क्या 4 च में आ की मात्रा लगाकर लिखा जाने वाला एक शब्द है? नहीं, वो तो उसका नाम है। तो शायद 4 फोर होगा, FOUR? नहीं, क्योंकि वो तो भी उसका नाम है किसी दूसरी भाषा में। अच्छा, 4 अगर हम लिखा हुआ देखें तो उसे 4 कहेंगे क्या? 4 जो इस तरह से लिखा जाता है, क्या उसे 4 कहेंगे? वो भी 4 संख्या तो नहीं है, वो संख्या 4 को दर्शाने के लिए एक संकेत मात्र है, सिंबल है। तो फिर संख्या 4 है क्या? समझें अगर, तो संख्या 4 एक ऐसी संकल्पना है, अवधारणा है, जो उन सब समूहों में है जिनमें इतनी वस्तुएं हैं जितनी मेरी उंगलियां हैं। जिसमें भी अगर 4 इतनी ही कुर्सियां रखी हैं तो उनमें भी कुछ ऐसा है जो इन उंगलियों में है, और उन उंगलियों में और उन कुर्सियों में एक ही चीज साझी है, उनका 4 होना। और ये 4 क्या है? एक ऐसी संकल्पना जो अमूर्त है। मैं उठाकर आपको नहीं दे सकता ये लो 4। जो मैं दे सकता हूं वो 4 को व्यक्त करने वाली कोई चीज दिखा सकता हूं। 4 कुर्सियां, 4 उंगलियां, 4 पेन, 4 किताबें, 4 कोई और चीज। सबसे पहला ही जो अवधारणा है गणित की, वो अपने आप में अमूर्त है। लगभग सारा ही गणित अमूर्त है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते कैसे हैं, इसकी अवधारणाओं को कैसे समझते हैं? मूर्त चीजों को हैंडल करके। हम देखते हैं गणित, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में है, अमूर्त है, लेकिन इसके साथ साथ गणित सीखना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसे मूर्त चीजों से सीखते हैं। हम अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से सीखते हैं। गणित का एक और महत्वपूर्ण भाग है और वो है एग्जैक्टनेस, इसका संपूर्ण होना। गणित में अगर 5 और 7 को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 12 ही बनेगा, ना 12 से थोड़ा कम और ना 12 से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, एक 5 सेंटीमीटर लंबा धागा और 7 सेंटीमीटर लंबा धागा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या मुझे 12 सेंटीमीटर लंबा धागा मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा, वो 12 से थोड़ा कम होगा। गांठ भी तो लगेगी, ना भी लगाया जाए तो जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, और वो एग्जैक्ट 5 शायद नहीं होगा अगर मैं मापूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जो पूर्णतः मुझे 5 को नाप कर दिखा दे, 5 सेंटीमीटर नाप कर दिखा दे। 5 से थोड़ा कम होगा, 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, पता नहीं 5 के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकता। मैं ये किसी भी चीज़ से सत्यापित नहीं कर सकता कि ये 5 पूरा है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। ये मापन में है, लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में अगर 5 और 7 को जोड़ा जाएगा तो 12 ही मिलेगा, चाहे मैं जोड़ूं चाहे कोई और जोड़े। और ये जो एग्जैक्टनेस है गणित में, ये जो इसकी पूर्णता है गणित की, वो ही इसको सुंदर बनाती है।
जितनी भी संख्याएं ले लें, जितनी भी यहाँ अवधारणाएं ले लें, अगर मैं एक त्रिभुज की बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलने वाली एक आकृति है जो बंद होती है, और वो आकृति एक सुडौल आकृति बनती है, सुदृढ़ आकृति बनती है, रिजिड होती है, जो दबाने से कहीं से भी डिस्टॉर्ट नहीं हो सकती, अपनी पोजीशन को, अपने जो उसका आकार है उसे नहीं बदल सकती। तो ये जो ब्यूटी है वो मैं चाहे तीलियों से ना बना पाऊँ, लेकिन जो संकल्पना है वो इसे एग्जैक्ट बनाती है। और ये जो एग्जैक्टनेस है, यही सुंदरता है गणित की। हम गणित को एक और उपयोगिता देखते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का भाग है, तो स्वाभाविक है कि ये हमारी दैनिक समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोग होता है। दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए गणित की उपयोगिता है। गणित हमें तर्क देता है, हम गणित से तर्क सीखते हैं। मेरी हर चीज के लिए जो हम गणित में करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तर्क जरूर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 7 12 क्यों होता है, हम बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जोड़ की अवधारणा का ज्ञान है। मुझे पता है कि जोड़ने का मतलब, इसके मायने होते हैं 5 चीज़ों के एक समूह में 7 चीज़ों के दूसरे समूह को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर दोनों समूहों को जब मिलाकर गिना जाएगा तो कितना बनेगा? 12 ही बनेगा। मैं इसको और दृष्टि से अगर देखना चाहूँ, 5 से आगे 7 और गिनो तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 12 तक। 7 से आगे 5 और गिनो तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 12 तक। ये कितने सारे मेरे पास तर्क हैं जो मुझे बता पाते हैं कि 5 और 7 12 क्यों होता है। गणित तार्किक है, और ये तर्क या क्यों, हर चीज के क्यों के बारे में जानना ही गणित होता है, और ये ब्यूटी गणित में है। हम इसी के माध्यम से इसलिए कहते हैं कि गणित बाकी सारे विषयों को समझने सीखने के लिए आवश्यक है, खासकर विज्ञान के विषयों को। क्यों? क्योंकि गणित की ये जो अवधारणा है, गणित का जो ये तर्क है, ये तर्क ही सब जगह लगता है। हमने कितनी सारी बातें की कि गणित हमारे दैनिक जीवन का भाग है, हमारे ये एग्जैक्ट है, ये संपूर्ण होता है, पूर्णता की बात करता है। लगभग की बात बहुत कम, जब मापन करते हैं तब लगभग की बात आती है। हम ये नहीं कह सकते कि 5 गुणा 7 लगभग 35 होता है, 35 ही होता है, ना 35 से कम ना 35 से ज़्यादा। ये हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का हल देता है। और अंत में गणित भाषा है, हमारी दैनिक भाषा है। अगर आप गणित में से वो शब्द हटा दें जो संख्याएं हैं, अपनी भाषा में से गणित के शब्दों को हटा लें, जरा सोचकर देखिए, क्या आप अपनी बात को व्यक्त कर पाएंगे, दूसरे की बात को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं अगर ये बताना चाहूं कि किसी एक कमरे में 10 लोग हैं तो मुझे हर बार ये बताना पड़ेगा। अगर मैं 10 शब्द का उपयोग ना करना चाहूं तो मैं कहूंगा इतने लोग बैठे थे, इतने लोग बैठे थे। ज़्यादा हो जाएंगे तो मुझे उतनी तीलियां बांध कर रखनी पड़ेंगी, उतने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखने पड़ेंगे, और मैं तब कहूँगा इतने मेरे पास भेड़ हैं, इतने मेरे पास रुपए हैं, इतनी मेरे पास गाय हैं। बहुत मुश्किल हो जाता अगर हम संख्या के नाम ना रखते और इसे भाषा का भाग ना बनाते। गणित अपने आप में एक भाषा है, और गणित की भाषा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। गणित की भाषा में जहाँ हम बहुत सारे संकेत उपयोग करते हैं, बहुत सारे नियमों का उपयोग करते हैं, वहीं हम अपनी दैनिक भाषा में गणित के बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। सो अब आपने समझा होगा कि गणित क्यों आवश्यक है, और जब आप ये समझ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि गणित हमारे लिए आसान हो जाता है। धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं की जाती है कि वे गिनती तथा संख्या प्रणाली को समझें, गणितीय तकनीकों जैसे दशमलव प्रणाली पर महारत हासिल करने के लिए पद्धति को समझें, 3 अंकीय संख्या तक अपने तरीके से सरल गणना करें और अलग अलग संदर्भों में उन्हें दिन प्रतिदिन के जीवन क्रियाकलापों पर लागू करें। 3 अंकों तक की संख्याओं पर जोड़, घटा, गुणा और भाग को करने के लिए मानक एल्गोरिथम को समझें और उनका उपयोग करें। दैनिक जीवन के संदर्भों एवं गणितीय विचारों में संबंध स्थापित कर सकें, आकारों एवं आकृतियों को समझ सकें तथा उनके अवलोकनीय गुणों में समानता एवं अंतर को स्पष्ट कर सकें। साथ ही साथ दैनिक जीवन में संख्याओं पर संक्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा तथा भाग करने के अपने तरीकों का विकास कर सकें। संख्याओं पर संक्रियाओं के मानक एल्गोरिथम की समझ के साथ गणितीय भाषा और प्रतीकों की समझ विकसित कर सकें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं की संक्रियाओं के परिणामों का अनुमान लगा सकें तथा दैनिक जीवन में इस कौशल का उपयोग कर सकें। पूर्ण के हिस्से को भिन्न के रूप में एवं साधारण भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम से प्रदर्शित कर सकें। अपने परिवेश से सरल आंकड़ों का संकलन, प्रदर्शन एवं व्याख्या कर सकें तथा इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। आकृतियों तथा संख्याओं के सरल पैटर्नों की पहचान एवं विस्तार कर सकें। और ये सभी पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं सीखने के प्रतिफल के रूप में रूपांतरित की जाती है। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने और सिखाने के कौन कौन से तरीके ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। ये समझा जाता है कि बच्चे बहुत मज़े से सीखते हैं और चीज़ों को अपने आप हैंडल करके, अपने हाथ से चीज़ों को मोड़ कर, तोड़ कर, रख कर सीखते ज़्यादा अच्छे से हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों का उपयोग करें, और यही मुख्य भाग होता है प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे के आसपास होती हैं उनका उपयोग करते हैं। और प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए या किसी भी और विषय को सीखने के लिए जो हम एक सीक्वेंस, जो मेथडोलॉजी, जो तरीका, जो विधि हम उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं ELPS। मतलब हम सबसे पहले ई मायने एक्सपीरियंस या अनुभव, बहुत सारे अनुभव बच्चे को दिए जाने चाहिए जिस भी विषय पर बातचीत हो। और ये अनुभव ज़्यादातर बच्चे के आसपास से होने चाहिए जो उसकी दैनिक गतिविधियों में हो। हर बच्चे का अपना एक परिवेश होता है। जो बच्चा एक ऐसे माँ बाप के घर से आता है जो दोनों ही काम करते हैं, मम्मी और पापा, उस घर में, और ऐसा जिस घर में दादा दादी भी होते हैं, और एक ऐसा जिस घर में क्राफ्ट्स का काम होता है, कला का काम होता है, और ऐसा जहाँ खेतीबाड़ी का काम होता है, ऐसे अलग अलग परिवेश के बहुत सारे बच्चे हमारी कक्षाओं में बैठे होते हैं जो दोनों ही काम करते हैं, मम्मी और पापा, उस घर में, और ऐसा जिस कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे तो सीखते अपने अनुभवों से हैं। अनुभव बहुत उपयोगी होते हैं, हमें शुरू वहीं से करना चाहिए। और ये अनुभव बहुत सारे बच्चे अपने घर से लेकर आते हैं, कुछ हम कक्षाओं में देते हैं। अनुभवों के बाद बातचीत आती है भाषा की, लैंग्वेज। बच्चे जो अनुभव होते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उन अनुभवों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी भाषा की बात करते हैं तो बच्चे की वो भाषा जो बच्चा घर से लेकर आ रहा है, और वो भाषा मम्मी की हो सकती है, पापा की हो सकती है, मम्मी और पापा की मिश्रित भाषा हो सकती है, उसके अपने परिवेश की भाषा हो सकती है, उसकी उस जनजाति की भाषा हो सकती है जिन जनजाति से वो बच्चा आता है। अलग अलग कई तरह की भाषाएं। एक ही बच्चा बहुत सारी अलग अलग भाषाएं, लेकिन वो भाषाएं जो वो बहुत आम सुन रहा है या बोल रहा है, उस भाषा को लेकर आता है और अपनी बात को कहने का उसी भाषा में अवसर मिले। वो अनुभव जो उसने लिए, उन अनुभवों को अपनी भाषा में बता पाए। मैं एक उदाहरण के साथ आपको इसको समझाऊंगा। अनुभव और भाषा के बाद बच्चे चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। चित्र उसके आसपास बहुत सारे होते हैं। हम अगर बातचीत करें, संख्याओं के जो चिन्ह हम उपयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये चिन्ह हैं क्या? ये तो चित्र ही हैं बच्चे के लिए, और बच्चा चित्र बनाना ही सीखता है। ABCD जो लेटर्स लिखते हैं, वो लेटर भी चित्रित तो होते हैं। आ ई क ख ग हम जो लिखते हैं, वो किसी भी भाषा के जो शब्द हैं या किसी भी भाषा के जो अक्षर हैं, वो अक्षर चित्रित तो होते हैं हर बच्चे के लिए। और इसके अलावा कितने सारे और चित्र। एक छोटा बच्चा एक किताब पढ़ रहा है, हाथी का चित्र है, अंग्रेजी में नीचे एलिफेंट लिखा है। बच्चा उसको पढ़ता है, बच्चे से पूछा जाता है ये क्या लिखा है? बच्चा कहता है हाथी लिखा है। बच्चा एलिफेंट को हाथी पढ़ रहा है, ये बच्चे की अपनी भाषा है, और बच्चा उस चित्र को पढ़ रहा है। और ऐसा कितना ही चित्र पढ़ रहा होता है। अपनी बात को चित्र में व्यक्त करना और चित्रों को पढ़ना, ये तीसरी गतिविधि होती है जो हम सीखने सिखाने के इस दौरान, इस पूरे वातावरण में निर्मित करनी चाहिए हमें बच्चों के लिए, या बच्चों को उस वातावरण में सीखना चाहिए। और चौथी, चिन्हात्मक रूप से, चिन्हों के रूप से बच्चों अपनी बात को बच्चे व्यक्त करें। बच्चे दूसरों की बात को चिन्हों के रूप में समझ सकें। हमारी समस्या है, हम गणित या भाषा चिन्हों से सिखाना शुरू करते हैं। हम अनुभव सबसे अंत में देते हैं, जो सबसे ही खराब, इसलिए बच्चे सीखते नहीं हैं। संख्या का बोध नहीं होता, लेकिन वो संख्या के चिन्ह का रट्टा लगा लेते हैं। हम बार बार जोर देते हैं कि वो लिखना शुरू कर दें, जबकि ज़्यादा जोर किस पर होना चाहिए? अनुभवों के आधार पर भाषा पर जोर हो, बच्चे अपनी बात को कह सकें। उदाहरण है जैसे संख्याएं कैसे सीखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। बच्चे के आसपास जितनी चीजें हैं, वो अवसर बच्चे को मिले
कि बच्चा उन्हें गिने। उनकी बच्चा जो भी, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का हो, 5 या 6, जितने भी वर्ष का बच्चा है, जब पहली बार स्कूल में आता है तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, ऐसी बहुत सारी शब्दावली लेकर आता है, जहां उसको संख्याओं के नाम पता होते हैं, गिनने की प्रक्रिया पता होती है, और इस प्रक्रिया से वो थोड़ी बहुत समझ लेकर आता है और उसी समझ को आगे बढ़ाना कक्षाओं में काम होता है। तो बच्चे को वो अनुभव देना, जैसे ये कितनी चीज़ें हैं, बच्चा गिनती करे 1 2 3 4 और ये 5। बच्चे ने गिनती की। हो सकता है कोई बच्चा पूरी तरह 5 ना गिन पाया हो। कोई बच्चा, जब हम इनकी गिनने की बात करते हैं, बच्चा ये कह सकता है 1 2 4 8 10, ये 10 हो गई। ये बच्चा अभी सीखने के बहुत बहुत प्रारंभिक स्तर पर है, समय लगेगा लेकिन सीखेगा। तो ये अनुभव बहुत ज़रूरी है, बार बार बच्चा इस तरह की प्रक्रिया करे। ये ना सिर्फ वो जो हम कक्षा में कराते हैं, लेकिन बच्चे के दैनिक जीवन में जो उसके आसपास जितना कुछ हो रहा है, गिनने के कितने सारे अवसर वहाँ होते हैं। बच्चा गिने और गिनकर अपनी बात को कह पाए, कितनी है। कोई समस्या नहीं है अगर हम बच्चे से चाहते हैं कि वो भाषा जो बच्चे की अपनी है, उसके अतिरिक्त दूसरी भाषा में भी बात करे। अच्छी बात है, बच्चा 1 2 3 के रूप में संख्याओं को बोलना सीखे, बुरा नहीं है, लेकिन उसकी ज़्यादा अच्छी समझ बनेगी उसकी अपनी भाषा में। उसमें बनाइए और दूसरी भाषा में भी बातचीत करिए। अपने अनुभवों को जब कहना शुरू कर दिया, फिर चिन्हों पर लेकर आइए। ये 5 है, 5 कैसे लिखा जाता है। लिखा नहीं, अभी तो पढ़ना है, सिर्फ लिखा हुआ दिखाना है, जिसमें चार्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो चार्ट बने हुए होते हैं संख्याओं के, किताबों में ऐसे बहुत सारी जगह लिखा होता है, और वैसे तो बच्चे के जीवन में रोजाना बहुत कुछ जगह देखता है, बहुत सारी जगह संख्याएं लिखी होती हैं। अपने अनुभव के आधार पर उसके अर्थ बनाए बच्चा, कहे कितना है। और कहीं अगर लिखा है कि किसी एक वस्तु की कीमत 55 रुपये लिखी है, 2 बार 5 लिखा है, बच्चा कह पाए 5 और 5 2 बार लिखा है। उसे पता नहीं होगा कि ये 55 या 55 है, लेकिन वो 5 और 5 तो दिख रहा है ना, और कह पाए। 2 तरह की गतिविधियां बच्चे से करने की आवश्यकता होगी। एक तो कोई संख्या दी जाए तो बच्चा उसके लिए एक समूह बना सके। अगर मैंने कहा कि संख्या 7 है, 7 चीज़ें यहाँ से निकालो, तो ये 5 तो हैं, 6 और ये 7, बच्चा ये कह पाए ये 7 चीज़ें हो गई। तो किसी संख्या के लिए एक समूह बना पाए। और दूसरी जो गतिविधि है वो होती है जब एक समूह के लिए संख्या बता पाए। ये कितनी चीज़ें हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, कितनी पेंसिल हैं, तुम्हारे घर में कितनी कुर्सियाँ हैं, ये सब बच्चा कर पाए। जब ये कर पाएगा तो हम समझ पाएंगे कि बच्चे को संख्याओं की समझ बननी शुरू हो गई। फिर पढ़ना, चार्ट को पढ़ना, संख्याओं को देखना, उसके आसपास कितनी ही जगहों पर ऐसी होंगी। और चौथी जो गतिविधि आती है वो इनको लिखना होता है। अब वो लिखने पर जोर दे, शुरू ही लिखने से मत करिए। बच्चा लिखने के काम को सबसे ज़्यादा बोरिंग समझता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जो लिखा जा रहा है वो उसके लिए अर्थहीन है। एक छोटा बच्चा भी लिखने का प्रयास करता है, 2 साल का बच्चा, उसके हाथ में अगर पेन दे दिया जाए, पेंसिल दे दी जाए, तो वो किसी प्लेन पेपर पर कुछ अपने हाथ से लकीरें मारता है, खींचता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रिबलिंग कहते हैं। जब बच्चा ये करता है तो बच्चे से पूछा जाए क्या लिखा, मम्मा मैंने आपका चित्र बनाया। ऐसे स्क्रिबलिंग करके आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कहता है मम्मा मैंने अपना नाम लिखा। ये बच्चे के लिखने की शुरुआत है। लेकिन हम चाहते हैं बच्चा वैसा ही सिंबल लिखना शुरू कर दे जैसा उसने देखा, जो शायद बहुत देर बाद आना है। बच्चे के इन अनुभवों को आगे लेकर चलिए। संख्या की समझ बनेगी तो बाकी सारी चीज़ें आसान ही हो जाएंगी, क्योंकि जोड़ करना तो संख्या ही, गिनना ही तो है। एक समूह में 5 चीज़ें हैं, दूसरे में 7 हैं, दोनों को मिलाकर 5 जमा 7 हो जाता है। 5 योग 7 कितना होता है, और दोबारा गिनना ही तो है। 5 से आगे 7 और गिनना, 7 के आगे 5 और गिनना। गिनती तो है। घटाना गिनती तो होती है, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। ये 7 हैं, इनमें से अगर 3 हटा दूं तो कितनी बचेंगी? 7 घटा 3, गिनती तो करनी है। 1 2 3 4, ये अनुभवी तो आने चाहिए। गुणा, छोटे बच्चों के लिए बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही तो गुणा होती है।
सो ये समझ बन जाए अगर गिनने की, तो सारी संख्याओं की समझ बच्चे की अच्छी हो जाएगी। इस पर जोर दीजिए। ऐसी कितनी ही चीज़ें बच्चे के आसपास भी होती हैं। हम देखें कि इस तरह के बहुत सारे खिलौने बाजार में मिलते हैं जिनमें बच्चा खेलता है। बच्चे को ये समझ बननी शुरू हो जाएगी कि ये आकृति और ये आकृति मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी कोने 1, 2, अगर मैं बच्चे से पूछूं कि इन दोनों आकृतियों में क्या साझा है, तो बच्चा गिनती करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कोने हैं, इसके भी 8 ही कोने हैं। वाह, वेरी गुड। इसके इस तरह के कितने तल हैं? 1, 2, 3, 4, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 6। इसमें कितने हैं? इसमें भी 6 ही हैं। अच्छा, अंतर क्या है दोनों में? बच्चा इनके अंतर देखना चाहे, साथ में मिलाकर रखेगा तो अंतर दिखने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ से मैं देखूं तो ये तो बराबर ही दिखता है। ये यहाँ से तो ये बराबर दिख रहा है, ये यहीं से लंबाई में छोटा दिख रहा है। ऐसी कितनी सारी बातें बच्चा बता पाएगा अपनी भाषा में। ये और ये आकृति क्या एक जैसी हैं? अगर एक जैसी हैं तो क्या समानता है? अलग अलग है तो क्या, कैसे अलग कहेंगे? ये सारे अनुभव बच्चे को देना। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो बच्चा अनुभवों के साथ साथ अपनी बात को कहने के लिए भाषा का उपयोग करे। धीरे धीरे इन दोनों तरह के डिब्बों में, अभी तक उसके लिए दोनों ही डिब्बे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें अंतर समझने शुरू करेगा और धीरे धीरे कहीं तीसरी चौथी कक्षा में आते आते बच्चों को समझ आने लगेगा कि इसको घन कहते हैं और इसको घनाभ कहते हैं। क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। फिर इसके नाम, लेकिन अभी तो नहीं। हम शुरू ही घन और घनाभ से करना चाहते हैं। शुरू करें बच्चे की दैनिक भाषा से। गणित सीखने के लिए मैं दोबारा बताता हूं आपको किस सीक्वेंस का हम उपयोग करते हैं। ELPS। E मीन्स एक्सपीरियंस या अनुभव, L मीन्स लैंग्वेज या भाषा, P मीन्स पिक्चर्स या चित्र, और S मीन्स सिंबल्स या संकेत। हमारी समस्या हम संकेत से शुरू करते हैं और किताबों में पिक्चर से, पिक्चरों से, चित्रों से शुरू करते हैं। करना कहाँ से चाहिए? अनुभवों से। मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप सीक्वेंस लेंगे तो बच्चे आपके बहुत मजे से सीखेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर से मतलब है कक्षाएं 6, 7 और 8। इन कक्षाओं में बच्चों से यह अपेक्षित है कि वे संख्या के ठोस विचारों से संख्या बोध की ओर बढ़ें। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास कोई संख्या 52 है जिसमें 5 और 2 अंक हैं, यदि मैं इन अंकों को परस्पर बदलने की चेष्टा करूं, तो बच्चे ये समझने में सक्षम हो जाएं कि नई मिलने वाली संख्या पुरानी संख्या से छोटी है या बड़ी है, कितने से छोटी है और कितने से बड़ी है, इसके बारे में बच्चों के बीच सोच बढ़े। दूसरा, संख्याओं के बीच संबंधों को देखें और संबंधों में प्रारूपों को ढूंढें। उदाहरण के लिए, यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 10, इस 10 को हम विभिन्न तरीकों से किस तरह से योग के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 9 जमा 1, 8 जमा 2, 7 जमा 3, 6 जमा 4 इत्यादि। यदि मैं इसमें प्रारूपों को समझने की कोशिश करूं, तो बच्चों को यह देखना चाहिए कि बाएं हाथ की संख्याएं जैसे 9, 8, 7, 6 इत्यादि एक एक से घट रही हैं, जबकि दाएं हाथ की संख्याएं 1, 2, 3, 4 एक एक से बढ़ रही हैं। इन प्रारूपों को बच्चे समझें और संख्याओं को इस तरह से लिखें। वे चर, व्यंजक, समीकरण, सर्वसमीका से संबंधित अवधारणाओं को समझें और उनका उपयोग करें। उदाहरण के लिए, x, y, z, m, n इस तरह के अक्षरों से वे परिचित हैं, तो उसे केवल वे अक्षर के रूप में ना देखें, बल्कि सामान्य रूप से इसे सामान्य संख्याओं के रूप में उसे देखने की चेष्टा करें। यदि हम कहते हैं कि किसी विद्यार्थी के पास x सेब हैं और किसी दूसरे विद्यार्थी अरुणा के पास उससे एक सेब ज़्यादा है, तो अरुणा के पास कितने सेब होंगे? अरुणा के पास x जमा 1 सेब होंगे। यह बीजीय व्यंजक है। पाठ्यचर्या की अन्य अपेक्षा यह है कि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अंकगणित और बीजगणित का उपयोग करें और सार्थक प्रश्नों का निर्माण करें। उदाहरण के लिए, माना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में 3 कोण हैं, जिसमें 2 कोणों का मान है 50 अंश और तीसरे कोण का मान हमें निकालना है, तो वे एक समीकरण बनाने की चेष्टा करें, जैसे x जमा 50 बराबर 180, जिसमें उन्हें तीनों कोणों का सम 180 डिग्री मिलता है। इन चीज़ों को समझने की बच्चे चेष्टा करें। त्रिकोण, वृत्त और चतुर्भुज जैसी आकृतियों में समरूपता की खोज कर सौंदर्य बोध विकसित करें। एक आकृति की सीमाओं के भीतर संलग्न क्षेत्र के रूप में अवकाश अर्थात स्पेस की पहचान करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई टेबल टॉप है, टेबल का ऊपरी सतह है, तो वो सतह एक आयताकार रूप में या वृत्ताकार रूप में भी हो सकता है। परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में स्पेशियल अर्थात अवकाशीय समझ विकसित करें और उसे प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई खेत की बाड़ लगानी है, तो इस बाड़ लगाने के लिए उस खेत का शेप क्या होगा और उसके लिए कितने तार का उपयोग करना होगा, यह ढूंढने की कोशिश करें। दूसरी ओर, यदि 2 क्षेत्र हैं, आयताकार क्षेत्र हैं, उन दोनों आयताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों की तुलना यदि करनी है, तो उसके क्षेत्रफल निकाल कर उसके क्षेत्रों की तुलना कर सकें। गणितीय संदर्भ में वे अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए ठोस तर्क देना सीखें। उदाहरण के लिए, 2 सर्वांगसम त्रिभुज दिए गए हैं, वो यह बताने में सक्षम हों कि किस सर्वांगसम नियम के तहत ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। और सबसे आखिरी अपेक्षा यह है कि वे दैनिक जीवन के अपने अनुभवों को इकट्ठा कर उन्हें ग्राफ तथा तालिकाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकें। धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प और सरल गतिविधि द्वारा भिन्नों के भाग के बारे में भिन्नों का विभाजन और गुणन की व्याख्या करना, भिन्न और दशमलव को गुणा और विभाजित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करना। इसके लिए पूर्वापेक्षाएं हैं कि बच्चों को पूर्ण संख्याओं के भाग की अवधारणा ज्ञात हो, भिन्न की अवधारणा ज्ञात हो तथा प्रारूपों की पहचान कर सकें। मेरे पास 8 कागज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमें देखना है कि इन 8 कागज़ों को यदि समान रूप से मुझे विभाजित करना है तो मैं कितने समूहों में इसे बांट सकता हूँ। आप देखेंगे कि मैं इसे 8 समूहों में बांट सकता हूँ, अर्थात 8/1 = 8। यदि मैं 2-2 के समूह में इन कागज़ों को इकट्ठा करूं तो कितने बनेंगे? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इन दस्तों को मैं कितने समूहों में बांट सकता हूं? 1, 2, 3, 4। मैं इन्हें 4 समूहों में बांट सकता हूं। यदि मैं 4-4 कागज़ों को इकट्ठा करूं तो मैं इन्हें कितने समूहों में बांट सकूंगा? 4-4 कागज़ों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, इसके बने 2 समूह, मतलब मैं इन्हें 2 समूहों में बांट सकता हूं। यदि मैं पूरा गत्ता इकट्ठा कर लूं, सभी पृष्ठ इकट्ठे कर लूं, तो ये पूरा 8 पृष्ठों का एक समूह बन गया। इसे मैं यदि किसी समूह में देना चाहूं तो कितने समूहों में दे सकता हूं? मैं इसे केवल एक समूह में ही दे सकता हूं, अर्थात 8/8 = 1। यह तो हुआ पूर्णांकों से पूर्णांकों का भाग। लेकिन यदि मैं पूर्णांक को भिन्न से भाग देने की बात करता हूं तो मान लीजिए मैं एक कागज़ को 2 भागों में विभाजित करता हूं। एक कागज़ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया, यह आधा भाग हुआ। ऐसे आधे कितने भाग हुए? इसमें आधे 2 भाग हुए। यदि एक कागज़ में आधे 2 भाग हुए तो 8 कागज़ों में कितने होंगे? 16 भाग होंगे। इन 16 भागों को यदि मैं समूहों में बांटना चाहूँ तो हर समूह कितने समूह बनेंगे? 16 समूह बनेंगे। इसी तरह से यदि मैं 1/4 भाग में किसी एक कागज़ को विभाजित करता हूँ तो 4 भाग एक कागज़ में बनेंगे। इस तरह से 8 कागज़ों में 32 भाग बनेंगे, अर्थात मैं इसे 32 समूहों में विभाजित कर सकता हूँ, अर्थात 8 भाग 1/4 = 32, 8 भाग 1/2 = 16। इसी तरह से मैं ज़्यादा भाग करते जाऊँ तो 8 भाग 1/8 = 64। इस तरह से आगे यह प्रारूप चलता जाएगा। यदि मैं अब एक कागज़ को आधे में भाग कर रहा हूँ और यह केवल आधा भाग ही में ले रहा हूँ, इस आधे भाग को यदि मुझे किसी समूह में देना है तो मैं कितने समूहों में दे सकता हूँ? मैं इसे एक समूह में दे सकता हूँ, अर्थात आधा भाग आधा = 1। आधा भाग 1/4, मतलब मैं 1/4 भाग यदि देना चाहूँ आधे में से तो आधा भाग 1/4 = 2, मतलब मैं इसे 2 समूहों में बांट सकता हूँ। और इस तरह से यह प्रारूप आगे चलता जाएगा और आपको मिलेगा 1/2/1/8 = 4, 1/2/1/16 = 8। इस तरह से ये प्रारूप आगे चलता जाएगा। आप इस तालिका में इसे देख सकते हैं कि 8 कागज़ जिसको मैंने 8 में भाग दिया तो मुझे मिला 1, 8 भाग 8 = 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 भाग 1 गुणा 1 भाग 8 = 1। इस तरह से हम आगे चलते हुए भिन्नों के भाग की अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।